Hello guys, welcome to our channel Rebirth of White Soul. Chapter 263 घरवालों की खुशी, मोक्ष का जलन। धीरे धीरे 2 से 3 इंच का 2 छोटा छोटा डॉट दिखाई दिया। ईशानी की होने पर स्माइल आ गई, वहीं मोक्ष को समझ ही नहीं आ रहा था। उसका बच्चा कहाँ है डॉक्टर, मेरा बच्चा कहाँ है? मोक्ष ने कंफ्यूजन से पूछा। तो डॉक्टर स्माइल करते हुए बोली, मिस्टर राजवंश, दोनों डॉट दिखाई दे रहा है, वो दोनों बच्चे हैं। कांग्रेचुलेशन मिस्टर एंड मिसेस राजवंश, आप ट्विंस के साथ प्रेग्नेंट है। ईशानी को तो देखते ही पता चल गया था, वो ट्विंस के साथ प्रेग्नेंट है। अब आगे। वहीं मोक्ष तो डे से सुन हो गया था, उसे अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। वो बार बार मशीन की तरफ देख रहा था, जहां 2 छोटे छोटे डॉट 2-3 इंच का दिखाई दे रहा था। मोक्ष की आंखों में बहुत सारे इमोशन आ गए। उसे मन ही मन एक अलग ही फीलिंग और खुशी हो रही थी। वो बस अपने बच्चे को जल्द से जल्द महसूस करना चाहता था। ईशानी की प्रेगनेंसी को 2.5 महीना हो गया था। मोक्ष ने ईशानी को देखा, जो प्यार से मशीन की तरफ ही देख रही थी। पर आज पता नहीं क्यों उसे अपने बच्चों से इतनी जलन नहीं हो रही थी। डॉक्टर रिपोर्ट तैयार करने दूसरी तरफ चली गई। इस रूम में सब कुछ मौजूद था, क्योंकि ये पूरा फ्लो सिर्फ राजवंश फैमिली के लिए ही था। मोक्ष अपने बच्चों को और देखना चाहता था, पर इतनी देर मशीन की वजह से कहीं उसकी बीबी की पेट में दर्द ना हो, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। मोक्ष ईशानी की पेट को प्यार से देख रहा था। उसने ईशानी की पेट को आराम से टिश्यू से साफ किया और उसकी पेट पर हाथ रख के बोला, प्रिंसेस डैड आप दोनों का इंतजार करेंगे। हब्बी, ईशानी की आवाज से मोक्ष ने ईशानी को प्यार से देखा, पर ईशानी उसे अपनी आंखें छोटी करके देख रही थी। क्या हुआ बेबी डॉल? मोक्ष ने उसकी पेट को सहलाते हुए पूछा। आपको ऐसा क्यों लगता है कि दोनों बेटी होंगे? प्रिंस भी तो हो सकते हैं ना? उसकी बात सुनकर मोक्ष ने हाँ में सिर हिला दिया। वो अपनी बीबी को गुस्सा नहीं दिलाना चाहता था। वो क्या कहे कि उसे अभी से ही आपने होने वाले बेटे से जलन हो रही है, पर उसे सच में ऐसा लग रहा था कि उसे प्रिंसेस होगी। हाँ बेटर है, ऐसे भी मुझे तो मेरे बेटे या बेटी दोनों से ही प्यार है, और आपको भी यही होना चाहिए। हाँ बीबी, मोक्ष ने झूठी स्माइल करते हुए कहा, भला उसे अपने बच्चों से क्यों प्यार नहीं होगा। कुछ देर बाद डॉक्टर आकर बोली, मिस्टर राजवंश, जो ब्लड टेस्ट हुआ था उसकी भी रिपोर्ट आ गई है। मिसेस राजवंश और दोनों बच्चे बिल्कुल ठीक है, और बच्चे भी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर, हमारे बच्चे अभी इतने छोटे क्यों दिख रहे हैं? क्या आप श्योर है कि हमारे बच्चे ठीक से ग्रो कर रहे हैं? मोक्ष को वो दोनों डॉट जैसा बच्चे बहुत छोटे लग रहे थे। उसे डर लग रहा था कि कहीं उसके बच्चों की ग्रोथ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना। मोक्ष की बात सुनकर ईशानी हंसने लगी। डॉक्टर लक्ष्मी मोक्ष को रिलैक्स कराते हुए बोली, आप रिलैक्स रहिए मिस्टर राजवंश, ये नॉर्मल है। मिसेस राजवंश को अच्छे से पता है, और अभी सभी बच्चे इतने ही छोटे होते हैं। उनकी बात सुनकर मोक्ष ने ईशानी को देखा, तो ईशानी ने भी हाँ में सिर हिला दिया। उसे मोक्ष की हालत देखकर हंसी आ रही थी। वहीं बाहर पूरा फैमिली वेट कर रहा था, तभी डॉक्टर रूम से बाहर आए। डॉक्टर को देखकर सब उसके पास चले गए। अब तक ईशानी और मोक्ष रूम से बाहर नहीं आए थे। ईशानी रिपोर्ट को स्टडी कर रही थी, क्योंकि उससे अच्छा कोई भी उसकी हेल्थ को नहीं जान सकता था। मोक्ष उसके पास बैठकर अपनी बीबी को देख रहा था। सभी घरवाले डॉक्टर के पास चले गए। कल्पना जी और कनक जी सबसे ज्यादा परेशान थे। डॉक्टर लक्ष्मी, हमारी बच्ची कैसी है, और बच्चा हेल्थी तो है ना? कनक जी ने तुरंत पूछा। वो लेडी डॉक्टर जो लगभग 50 साल की थी, और 25 सालों से इस हॉस्पिटल में थी। उन्होंने ही कल्पना जी की भी डिलीवरी करवाई थी, जब दक्ष और नव्या दोनों की ही डिलीवरी के टाइम, इसलिए उन्हें सब जानते थे। लक्ष्मी जी हंसते हुए बोली, मिसेस राजवंश आप चिंता मत कीजिए, माँ और बच्चे दोनों ही हेल्थी है। और आपके लिए गुड न्यूज ये है कि आप दो बच्चों की परदादी बनने वाली है। उनकी बात सुनकर कनक जी कंफ्यूज हो गई। कल्पना जी ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब है आपकी डॉक्टर लक्ष्मी? मोम दो बच्चों की परदादी बनने वाली है? हमारे घर में और कौन है को प्रेग्नेंट है? कनक जी और कल्पना जी की नज़र दक्ष पर चली गई। वो दोनों उसे शक भरी नजरों से देखते हुए बोले, कहीं तुमने किसी लड़की को प्रेग्नेंट तो नहीं कर दिया? उन दोनों को लग रहा था दक्ष ने शायद अपनी गर्लफ्रेंड को प्रेग्नेंट कर दिया है, जिस बारे में यूज नहीं पर डॉक्टर लक्ष्मी को पता है।
दादी माँ, मोम आप दोनों मुझ पर कैसे शक कर सकती हो? क्या मैं आपको ऐसा इंसान लगता हूँ जो शादी से पहले अपनी गर्लफ्रेंड को प्रेग्नेंट कर दूंगा? आप मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो? फिर मायूसी से बोला, मेरी तो अभी तक एक गर्लफ्रेंड भी नहीं है। मैं तो अभी तक वर्जिन हूँ, मेरा भला बच्चा कहाँ से आ सकता है? मुझे तो भाभी जैसी प्यारी लड़की चाहिए, इसलिए मैं किसी को गर्लफ्रेंड ही नहीं बना रहा हूँ, पता नहीं कब मुझे ऐसी कोई लड़की मिलेगी। नव्या उसकी बात सुनकर हंसने लगी और बोली, दादी माँ, मोम आप बेकार में ही दक्ष भाई पर इल्जाम लगा रहे हो। आज तक एक सिंगल लड़की भी उनसे नहीं पटी, तो वो प्रेग्नेंट क्या करेंगे? वहीं दादाजी और अखिलेश जी तो आपनी बीबी की बात सुनकर हैरान थे। सच में दोनों को ही आपने इस बेटे पर कोई भरोसा नहीं था। वहीं डॉक्टर लक्ष्मी तो हैरानी से सबको देख रही थी। ये लोग उसकी बातों को कहां से कहां लेकर जा रहे हैं। उसे अपनी बातें पूरा भी नहीं करने दे रहे हैं। डॉक्टर लक्ष्मी उन सब की तरफ देखकर हाथ हिलाते हुए बोली, देखिए आप मेरी बातों को गलत समझ रही है। मेरी कहना का मतलब वो नहीं था। मैं तो ये कह रही थी कि मिसेस राजवंश ट्विंस के साथ प्रेग्नेंट है, ना कि किसी और के बारे में बात कर रही थी। एक ही सांस में ये सब बोलने के बाद जाकर डॉक्टर लक्ष्मी रुकी। वहीं डॉक्टर लक्ष्मी की बात सुनकर सब हैरानी और खुशी के मिले जुले भाव से डॉक्टर लक्ष्मी को देख रहे थे। डॉक्टर लक्ष्मी, क्या आप सच कह रही है? क्या सच ने ईशानी ट्विंस के साथ प्रेग्नेंट है? कनक जी जल्दी से उसकी हाथ पकड़कर खुशी से पूछा। हाँ मिसेस राजवंश, और दोनों बच्चे और ना बिल्कुल हेल्थी है। डॉक्टर लक्ष्मी उनकी खुशी समझ रही थी। ये सच है? मतलब अब मैं एक नहीं दो बच्चों की दादी एक साथ बनने जा रही हूँ, कल्पना जी खुशी से बोली। डॉक्टर लक्ष्मी वहां से चले गए तो सब खुशी से झूमने लगे। आज तो कनक जी और नरेंद्र जी को अपनी बूढ़ी हड्डियों की भी परवाह नहीं थी। उन दोनों का तो मन कर रहा था वो डांस करे। अखिलेश जी और कल्पना जी भी बहुत खुश थे। आखिरकार वो दो बच्चों की दादा दादी जो बनने वाले थे। दक्ष और नव्या ने खुशी से एक दूसरे को हग कर लिया। बाओ, मतलब मैं दो दो बच्चों की बुआ बनने वाली हूँ, वो भी एक साथ। ये कितना मजेदार होगा। दक्ष भी बोला, इसका मतलब हमारे घर में एक नहीं अब दो दो मेहमान आने वाले हैं। दोनों खुशी से उछलने लगे। कहाँ वो सब ये सोचकर डर रहे थे कि मोक्ष शादी भी करेगा या नहीं। अब देखो ईशानी की उनकी जिंदगी में आते ही कैसे सब कुछ बदल गया। अब मोक्ष ने शादी भी कर लिया था और अब दो बच्चों का बाप बनने वाला था। वो सब खुशी से रूम के अंदर चले गए। अंदर मोक्ष ईशानी की माथे को किस कर रहा था। डोर ओपन होने की आवाज से दोनों ने दरवाजे के तरफ देखा। अपनी पूरी फैमिली को देखकर मोक्ष ने सिर हिला दिया। सब ने मोक्ष को इग्नोर कर दिया और सब एक साथ ईशानी की तरफ भागे। कल्पना जी ने ईशानी को प्यार से गले लगा लिया। फिर उसकी सिर पर प्यार से हाथ फेर कर बोली, मेरी प्यारी बच्ची, तुमने तो हमें आज तक की सबसे बड़ी खुशी दिया है। इस खुशी को मैं संभाल कर रखूंगी। इतना कहकर उन्होंने ईशानी की माथे को प्यार छुआ। तभी दादी माँ आगे आकर ईशानी की गाल पर प्यार ऐसे हाथ फेरते हुए बोली, आज से तुम्हें और भी ज्यादा अपनी ध्यान रखना होगा। हम सब है ना, खास करके भाई तो है वो हम सबसे भी ज्यादा भाभी की ध्यान रखते हैं। नव्या ने ईशानी को साइड करते हुए कहा। हाँ यही तो एक राहत है, वरना मुझे तो इस लड़के पर जरा सा भी भरोसा नहीं है। कल्पना जी ने मोक्ष को देखते हुए कहा। मोक्ष की आंखें छोटी हो गई। उसके घरवाले उसे सिखा नहीं सकते हैं, वो तो इंटरनेट से सब कुछ सीख चुका है। और अगर वो अपनी बीबी के साथ अकेला रहा तो भी वो अपनी बीबी का अकेला ख्याल रख सकता है। उसे किसी की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं थी। ईशानी ने नव्या की सिर पर प्यार से हाथ फेरा। बारे नरेंद्र जी और अखिलेश जी भी बोले, हाँ हम सब हमारी बच्ची की ध्यान रखेंगे। मोक्ष उन सबको अपनी बीबी से दूर कर देना चाहता था। उसे सबका ऐसे उसकी बीबी से चिपकना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। चाहे वो उसके आपने ही क्यों ना हो, फिर भी उसे अपनी बीबी के आसपास कोई भी बर्दाश्त नहीं था। वो जल्दी से सबको ईशानी से दूर करने के लिए गुस्से से बोला, हटिए आप सब, मेरी बीबी से दूर रहिए, उसे दर्द होगा। आप सब उसे ऐसे घेर कर खड़े मत हो जाए, बीबी को प्रॉब्लम होगी। प्रेगनेंसी में हमेशा फ्रेश एयर की जरूरत होती है, इतने जोर से गले लगाने से उसे हट होगा। इतना कहकर मोक्ष ने दक्ष और नव्या को ईशानी से दूर कर दिया और खुद ही उसके पास ऐसे बैठ गया जैसे कोई और बैठ ही ना पाए। सब हैरानी से मोक्ष को देख रहे थे। कल्पना जी बोली, तुम चुप रहो नालायक, तुम हमें मत सिखाओ। मैं तुम्हारी मोम हूं, तुम नहीं।
मैंने 3 बच्चों को जन्म दिया है, मुझे पता है प्रेगनेंसी में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मोक्ष तो ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे मोक्ष को इन सब का बहुत एक्सपीरियंस हो। तुम्हें प्रेगनेंसी के बारे ज्ञान किसने दिया नालायक, दादी माँ ने हैरानी से कहा। किसी की ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, मेरी बीबी प्रेग्नेंट है तो ऑफकोर्स मुझे ये सब पता होना चाहिए। हब्बी दादी माँ और मोम सही है, प्रेगनेंसी में किसी को गले लगने से भला क्या प्रॉब्लम होगी, और फ्रेश एयर से इसका क्या लेना देना है, ईशानी हंसते हुए बोली। उसे पता था कि ये अजीब बातें मोक्ष ने जरूर किसी मैगजीन से या वेबसाइट से ही पढ़ा होगा। ये तो जानबूझकर हमारी बच्ची को हमसे दूर कर देना चाहता है, पता नहीं कैसा पोता है ये, कनक जी ने गुस्से से कहा। आप सबका अब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, अब सब घर चलिए। इतना कहकर मोक्ष ने ईशानी को अपनी गोद में उठा लिया। अब वो और कुछ नहीं सुनना चाहता था, वरना उसके घरवाले ही एक दिन उसकी बीबी को उसके खिलाफ भड़का देंगे। मोक्ष जाते हुए दक्ष को ऑर्डर देते हुए बोला, सभी रिपोर्ट्स लेकर आओ। उसके रूम से जाते ही सब हंसने लगे, वो सब मोक्ष का ये साइड देखकर हंस रहे थे। दक्ष ने रिपोर्ट्स को ले लिया और सब मोक्ष और ईशानी के पीछे पीछे विला के लिए निकल गए। कनक जी ड्राइवर को जल्दी चलने को बोल रही थी। उन्हें मोक्ष से पहले घर पहुंचना था। थोड़ी देर में उनकी कार राजवंश विला में पहुंच गई। मोक्ष का कार अब तक नहीं आया था। सब घर में चले गए। थोड़ी देर बाद मोक्ष का कार विला के अंदर आया। ईशानी मोक्ष को अपनी आंखें छोटी किए देख रही थी। मोक्ष ने ड्राइवर को स्लो स्पीड में चलाने के लिए बोला। उसे डर था कि उसकी बीबी प्रेग्नेंट है तो ज्यादा स्पीड में कार होने से कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। पर कार इतने स्लो चल रहा था कि ईशानी को लग रहा था इस कार से साइकिल भी जोर से चलता होगा। 20 मिनट का रास्ता पर पहुंचने में 1 घंटा लग गया था। मोक्ष कार से बाहर निकला और ईशानी की तरफ का डोर ओपन कर दिया और उसे गोद में उठाकर अंदर ले जाने लगा। ईशानी ने बस सिर हिला दिया, वो अपने हब्बी को कुछ भी नहीं कह सकती थी। जैसे ही वो दोनों मेन डोर के पास पहुंचे, कल्पना जी ने उन्हें रोक दिया। अब क्या हुआ मोम, क्या आप चाहती है हम दोनों यहीं खड़े रहे? मेरी बीबी प्रेग्नेंट है, अभी उसे रेस्ट करने की जरूरत है, मोक्ष चिढ़ते हुए बोला। कल्पना जी भी चिढ़ते हुए गुस्से बोली, तुम चुप रहो और ऐसे ही कुछ देर खड़े रहो। मेरी बच्ची को गोद में उठाकर खड़े होने से तुम्हारे पैर नहीं टूट जाएंगे। अगर टूट भी जाए तो फिर भी ऐसे ही खड़े रहो, समझ में आ गई बात? तभी दादी माँ हाथ में 5 कपूर लेकर आए और ईशानी की चारों ओर घुमाने लगी। ये देखकर मोक्ष ने अजीब चेहरा बना लिया। चैप्टर 264 कनक जी की धमकी। कल्पना जी भी चिढ़ते हुए गुस्से बोली, तुम चुप रहो और ऐसे ही कुछ देर खड़े रहो। मेरी बच्ची को गोद में उठाकर खड़े होने से तुम्हारे पैर नहीं टूट जाएंगे। अगर टूट भी जाए तो फिर भी ऐसे ही खड़े रहो, समझ में आ गई बात? तभी दादी माँ हाथ में 5 कपूर लेकर आए और ईशानी की चारों ओर घुमाने लगी। ये देखकर मोक्ष ने अजीब चेहरा बना लिया। अब आगे वही निहारिका और उसकी मोम और दादी ये सब देखकर जल भुनकर राख हो रही थी। अगर निहारिका इस घर की बहू होती तो सब ईशानी की जगह निहारिका की आवभगत करते, कितना अच्छा होता। 2 महीने हो गए थे पर अभी तक वो लोग ईशानी की कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। ऊपर से उनकी बार बार बेइज्जती भी हो रही थी और अभी तक मोक्ष भी उनकी मदद नहीं कर रहा था उनकी बिजनेस को इंडिया में सेटल करने के लिए, जिस वजह से जया जी और प्रियंका जी बहुत परेशान रहने लगी थी। पुनीत जी भी बार बार उन्हें फोन करके इसी बारे में पूछ रहे थे। बहुत कोशिश करके नरेंद्र जी के आगे इमोशनल होकर जया जी ने प्रियंका को राजवंश कॉर्पोरेशन में जॉब दिलवा दिया था, ताकि प्रियंका मोक्ष के करीब जा सके और उनकी बिजनेस की सेटल होने में मदद मिल सके। पर प्रियंका को मोक्ष की केबिन के आसपास भी नहीं जा पाए इस 1 महीने में, और जब भी वो घर में मोक्ष से बात करने की कोशिश करती तो मोक्ष उसे इग्नोर करता था। और कई बार तो उसने उसे धमकी दी थी कि वो उसके और उसकी बीबी से दूर रहे, वरना वो उसे मारकर चील कौबों को खिला देगा। पर निहारिका तो थी ही ढीठ, उसे मोक्ष की धमकी से फर्क नहीं पड़ता था। उसे पक्का यकीन था कि मोक्ष बस उसे धमकी दे रहा है, वो उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जब तक उसकी दादी माँ है, तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। वहीं मोक्ष आंखें छोटी करके अजीब नजरों से अपनी दादी माँ को देखकर बोला, दादी माँ क्या अब आप हमें कपूर खिलाने वाली हो? उसकी बात सुनकर सब ठहाके लगाकर हंस पड़े, जिसे देखकर मोक्ष और भी ज्यादा चिढ़ गया। तो कल्पना जी बोली, तुम चुपचाप बस खड़े रहो, मोम जो कर रही है उन्हें करने दो।
कनक जी ने उन 5 कपूर को ईशानी के सिर के चारों ओर 7 बार घुमाया, फिर उन कर्पूर को कल्पना जी को से कर बोली, कल्पना जाओ इस कर्पूर को घर के बाहर जला दो। कल्पना जी कर्पूर लेकर उसे जलाने के लिए बाहर चली गई। कनक जी ईशानी की सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, अब मेरी बच्ची को किसी की नजर नहीं लगेगी। सारी नजर अब घर के बाहर चली गई। तभी नव्या आकर अपनी दादी माँ के कान में बोली, दादी माँ आप कैसे भूल गई कि घर में भी 3 डायन रहती है, जो हमेशा हमारी भाभी को नजर लगाती है। ये 3 डायन जब तक घर से नहीं जाएगी तब तक भाभी पर से नजर नहीं हटेगी। ये बात भले ही नव्या ने धीरे से कही थी, पर ईशानी, मोक्ष और दक्ष को अच्छे से उसकी बात सुनाई दिया। ईशानी को हंसी आ रही थी, वहीं मोक्ष की आंखें सर्द थी। दक्ष भी धीरे से बोला, तुमने बिल्कुल सही कहा, ये तीनों जब देखो कुछ ना कुछ बकवास करते रहते हैं। दादी माँ उन दोनों को देखकर मुंह बनाकर बोली, तुम सब टेंशन मत लो, इतने दिन से यहाँ पड़े हुए हैं। मैं बहुत जल्द इन सबको यहाँ से भेजने की व्यवस्था करती हूँ। तभी कल्पना जी कर्पूर जलाकर आ गई और बोली, अब अंदर चलो, अब सभी नजर मेरी बहू से दूर हो गई। फिर सब अंदर चले गए। मोक्ष ने ईशानी को सोफे पर बिठा लिया और ईशानी के लिए जूस बनाने को बोल दिया। जया जी झूठी स्माइल करते हुए उनके पास आ गई और चिंता करने का दिखावा करते हुए बोली, क्या हुआ भाभी, ईशानी और उसकी पेट में पल रहा बच्चा ठीक तो है ना? वो दिखाने के लिए पूछ रही थी, पर उनके मन में तो यही चल रहा था कि काश इसकी डिलीवरी में कोई कॉम्प्लिकेशन हो। निहारिका भी वही चाहती थी, ताकि अगर उसने ईशानी के साथ कुछ किया तो उसकी ऊपर ब्लेम ना आए, सारा ब्लेम ईशानी की कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी पर चला जाए। पर दादी माँ बोली, हाँ भला मेरी बहू और बच्चे को कुछ क्यों होगा? यहाँ उसके पूरे घरवाले हैं उसकी ख्याल रखने के लिए। कनक जी ने ईशानी की ट्विंस बच्चों की बात किसी को भी घर में इन लोगों को बताने से मना कर दिया, इसलिए किसी ने भी इस बारे में बात नहीं किया। जया जी ने हाँ में सिर हिला दिया और बोली, चलिए ये तो अच्छी बात है। थोड़ी देर में लंच टाइम हो गया तो सब लंच करने चले गए। निहारिका बार बार मोक्ष को देख रही थी, जो ईशानी भी नोटिस कर रही थी। उसे निहारिका पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मोक्ष ईशानी को अपने हाथ से हमेशा खाना खिलाता था और खुद भी खाता था। अब तो सबको इसकी आदत हो गई थी, पर निहारिका बस उन दोनों की इतने प्यार को देखकर हर बार जल सकती थी। जैसे ही सबने लंच कर लिया, ईशानी जाते हुए जानबूझकर निहारिका की पैर पर चढ़ गई, जिस वजह से निहारिका दर्द से चीख पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जया जी और प्रियंका जी उसके लिए परेशान हो गए और उसके पास ही आ गए। क्या हुआ बच्चा, तुम चिल्ला क्यों रही हो, क्या तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है? तो निहारिका और भी रोते हुए बोली, मोम, दादी माँ ईशानी ने अनजाने में मेरी पैर पर पैर रख दिया, इसलिए मुझे बहुत दर्द हो रहा है। वो ऐसा दिखा रही थी जैसे वो ईशानी को बचा रही हो, पर वो बस यही चाहती थी कि ईशानी सबकी नज़र में गिर जाए। प्रियंका जी थोड़े गुस्से में बोली, ये क्या हरकत है ईशानी बहू, क्या तुमने ये अनजाने में किया? देखो निहारिका को कितना ज्यादा दर्द हो रहा है। क्या तुम्हें निहारिका से माफी नहीं मांगनी चाहिए? अब बाकी सब भी आगे आ गए थे। निहारिका की पैर सच में लाल हो गई थी और थोड़ा फूल भी गया था उसकी पैर। माफी मांगने की बात सुनकर सबका मुंह बन गया। भला प्रियंका जी ने कैसे सोच लिया कि उनकी प्यारी बहू उनकी चुड़ैल बेटी से माफी मांगेगी। मोक्ष अपनी चेहरे पर टेडी स्माइल लिए ईशानी की कमर पकड़कर अपने पास खींच लिया और प्रियंका जी को देखकर सर्द आवाज में बोला, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि मेरी बीबी आपकी इस 2 कौड़ी की बेटी से माफी मांगेगी? चलो बीबी, आगे से फालतू लोगों की बात मत सुनना। इतना कहकर वो ईशानी की हाथ पकड़कर वहां से लेकर चला गया। मोक्ष को अच्छे से पता था कि उसकी बीबी ने जानबूझकर निहारिका की ऐसा हाल किया है, पर इस बात से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। निहारिका चाहे जिए या मरे, अगर वो निहारिका मर भी रही होती तो भी मोक्ष कभी अपनी बीबी को किसी के सामने झुकने नहीं देता। वहीं आपने लिए मोक्ष के मुंह से 2 कौड़ी की सुनकर निहारिका की दिल में दर्द हो रहा था। उसकी आंखों से गुस्से और बेजे के कारण और भी तेजी से आंसू बहने लगे। पर सबको लगा उसे दर्द हो रहा है, इसलिए वो रो रही है। तभी कनक जी बोली, इसमें ईशानी की कोई गलती नहीं है, तुम्हें ही देखकर उठना चाहिए था। कनक जी की ऐसी अनरीजनेबल बातें सुनकर निहारिका को और भी गुस्सा आ रहा था। उसकी मोम और दादी भी कनक जी की ऐसी अनरीजनेबल बातें सुनकर हैरान थे। ऊपर से जिसे वो इतना प्यार करती थी, उसकी मुंह से आपने लिए 2 कौड़ी की सुनकर उसकी दिल में पहले से ही दर्द हो रहा था।
वो रोते हुए बोली, मैं रूम में जा रही हूँ दादी माँ, मुझे नहीं पता था बड़े माना जी के घर में मेरी इतनी इंसल्ट होगी। इतना कहकर वो वहां से लगड़ाते हुए चली गई। उसके जाने के बाद नरेंद्र जी को भी थोड़ा बुरा लगा। जया जी बोली, भाई क्या अब मेरी पोती की इस घर में कोई इज्जत भी नहीं है? मोक्ष ने उसे 2 कौड़ी की लड़की कहा, पर आप या किसी ने कुछ भी नहीं कहा। और भाभी के रही है कि उसमें भी निहारिका की गलती है, मेरी बच्ची पर क्या बीतेगी आप ही सोचिए। प्रियंका जी और जया जी ने आज से पहले इतनी बेइज्जत कभी महसूस नहीं किया था। उनकी बात सुनकर नरेंद्र जी कनक जी को देखकर शांत भाव से बोले, तुम भी मोक्ष की तरह बातें क्यों कर रही हो? निहारिका जया की पोती है। एक बार तो कहने से पहले सोचना चाहिए ना। लगता है उस बच्ची को सच में काफी बुरा लगा है। नरेंद्र जी सच में बीच में फंस चुके थे। एक तो उनकी बीबी और पोता जिन्हें वो कुछ नहीं कह सकते थे, दूसरी तरफ उनकी बहन जिसकी जिम्मेदारी उनकी डैड ने उन्हें दिया था। उनकी बात सुनकर कनक जी को भी गुस्सा आ रहा था। उनके पति ने आज तक कभी उनसे ऐसे बात नहीं किया था। वो मुंह बनाकर बोली, तो मैंने क्या गलत कह दिया? क्या मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कैसे वो लड़की बार बार मेरे मोक्ष के करीब आने की कोशिश कर रही है? कैसे वो इन 2 महीनों में हर बार जब भी ईशानी आसपास नहीं होती है, तब मोक्ष से बात करने की कोशिश करती है? आपको अच्छे से पता है कि मेरे पोते को मेरी बच्ची ईशानी के सिवा किसी के आसपास आना पसंद नहीं है। इसलिए मैंने मोक्ष को 2-3 बार निहारिका को उससे और ईशानी से दूर रहने की धमकी देते हुए भी सुना है। फिर भी ये लड़की वही गलती बार बार कर रही है। आपको पता है मेरा पोता कैसा है? आपको क्या लगता है अगर निहारिका आपकी इस बहन की पोती ना होती तो अब तक सही सलामत होती? आपको तो ईशानी की शुक्रगुजार होना चाहिए। शायद उसकी वजह से मोक्ष अब इतना शांत रह रहा है। अगर इन लोगों को फिर से कोई मदद चाहिए तो कर दीजिए, ताकि ये लोग यहाँ से चले जाए। मैं अपनी पोता और पोता बहू के लाइफ में कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहती हूँ। उन्होंने इतना ही कहा। जया जी बोली, भाभी आप ये कैसी बात कर रही है? क्या आप हम दोनों भाई बहने को दूर कर देना चाहती हो? और आपको भी पता है कि निहारिका बचपन से मोक्ष को पसंद करती थी। इसलिए मैंने शादी की बात की, पर भाई ने मना कर दिया। निहारिका भी पीछे हट गई, पर वो ऐसे इतनी जल्दी अपनी फीलिंग्स को मोक्ष के लिए भूल तो नहीं सकती ना। इसलिए वो कह रही थी, वो सिर्फ अब मोक्ष की एक दोस्त बनना चाहती है। ये कोई इतनी बड़ी गलती नहीं है जो मोक्ष इतना गुस्सा ही रहा है। उनकी बात सुनकर दादी माँ हंसते हुए बोली, उसकी दिल में फीलिंग्स था या है, वो दिख रहा है। इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ वो इस घर में रहे। आपने सुन लिया मेरी बात? आप इन लोगों की कहीं और रहने की इंतजाम कर दीजिए। ऐसे भी 2 महीना ही गया, अब इतने दिन कोई अपने भाई के घर में रहे तो ये अच्छा तो नहीं है ना। और अगर आप इन सबको यहाँ से नहीं भेज सकते, तो भूलिए मत मेरी भी मायका है। और मेरा भाई भी अभी तक जिंदा है। मैं भी अपने पोता और पोता बहू को लेकर यहाँ से मेरे घर चली जाऊंगी। नरेंद्र जी को इतना धमकी देकर कनक जी वहां से चली गई। वहीं उनकी धमकी सुनकर नरेंद्र जी ने अपने सिर पर हाथ रख लिया। वहीं जया जी और प्रियंका जी भी हैरान थे। उन दोनों को नहीं पता था कि इतनी छोटी सी बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। अगर वो अभी यहाँ से चले गए तो पता नहीं उन्हें आगे ऐसा मौका मिलेगा भी या नहीं। वहीं दूसरी तरफ मुंबई भले ही ऊपर से शांत लग रही थी, पर इस वक्त बहुत सारे गैंग मुंबई में फैल गए थे और आपने सोर्सेज लगाकर ईशानी को ढूंढने में लगे हुए थे। वहीं पारस आपने विला में बैठकर गुस्से से तोड़ फोड़ कर रहा था। उसकी सामने वॉल पर एक बेहद खूबसूरत लड़की की बड़ी सी फोटो लगी थी। पारस उस फोटो पर उंगलियां फिराते हुए बोला, ईशा मेरी तितली कहाँ हो तुम? अभी तक तुम्हें पारस सिसोदिया की पिंजरे में आ जाना चाहिए था। पर तुम कितने दिन ऐसे आज़ाद रह सकती हो तितली? बहुत जल्द तुम मेरी बाहों में मेरी बेड पर मेरे नीचे आहें भरोगी। वॉल पर लगी हुई फोटो ईशानी की थी, पर वो चेहरा ईशानी से सिर्फ 80% ही मैच कर रहा था। पारस ने ईशानी की उस फोटो, मतलब जिसमें ईशानी की आंखें और आधा चेहरा दिखाई दे रहा था, उस फोटो को एक एक्सपर्ट को बुलाकर ईशानी की पूरी चेहरे को बनाने को कहा था। उस एक्सपर्ट से जितना हुआ उसने ईशानी की फेशियल फीचर को बनाने की कोशिश की थी। अगर कोई अच्छे से देखता तो वो इस फोटो में ईशानी को जरूर पहचान जाता। तभी उसका असिस्टेंट निकोल डोर नॉक करके अंदर आ गया और आपने बॉस को इतने गुस्से में देखकर हिम्मत करके बोला, बॉस हमने बहुत ढूंढा, हमें मेम की चेहरे वाली लड़की अभी तक नहीं मिली, हम डाटा बेस में चेक करने की कोशिश कर रहे हैं।
पर हमारे हैकर्स उस फायर वॉल की तोड़ नहीं पा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे उस फायर वॉल की जरूर हैकर शैडो ने बनाया है, जो लीडर बोर्ड पर टॉप में है। उसका ही फायर वॉल इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है, हमारे हैकर उस फायर वॉल की वीक पॉइंट ही नहीं ढूंढ पा रहे हैं।